वो मुझसे कहती थी कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी जैसी हो। एक दिन जब मैंने अपनी सास से दूध पीने को मना कर दिया तो मेरी सास और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, मुझे मेरी ससुराल से निकाल दिया। जब मैं अपने मायके पहुंची, मैंने अपने घर वालों को पूरी बात बताई तो मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझसे कहा, मैं तेरी सास और पति को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें जेल की हवा खिलाकर रहूंगा। उसके बाद मेरा भाई मुझे लेकर मेरे ससुराल में पहुंचा तो वो मेरी सास को देखते ही उनसे कुछ कहने के बजाय उनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। ये देखकर मेरा सर चकरा गया। मेरा नाम अनीता है। हर रोज़ की तरह आज फिर मेरी सास मेरे पास दूध का गिलास लेकर आई और वो दूध पीते ही मुझे चक्कर से आने लगे। तो मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप दूध में ऐसा क्या मिलाती हैं कि मुझे इसे पीकर ही नींद आने लगती है। मेरी सास ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा तो मैंने उनसे कहा, अरे नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली कि बेटा, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। उनका इतना लाड और प्यार देखकर मुझे अपनी कही बात पर पछतावा होने लगा। मैं सोचने लगी कि माँ जी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। वो रोज़ मेरे लिए इतनी प्यार से दूध गर्म करके लेकर आती हैं और मुझे अपने हाथों से पिलाती हैं और मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह के 6 बजे मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरी सासू माँ आरती कर रही हैं। मैं भी जल्दी से नहाकर पूजा करके अपने काम में लग गई। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था। मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखती थी। कभी कभी तो मैं अपने पति से भी कहती थी कि आपसे ज़्यादा तो माँ जी मुझसे प्यार करती हैं। ये सुनकर वो मुस्कुरा देते थे। माँ जी रोज़ मुझे अपने हाथ से दूध बनाकर देती थी और वो उसमें केसर वगैरह डालकर देती थी, जो कि पीने में बहुत स्वादिष्ट होता था और पीते ही मुझे नींद आने लगती थी। मेरे पति विशाल डॉक्टर थे और वो आजकल नाइट ड्यूटी कर रहे थे। वो शाम को 7 बजे जाते और सुबह 6 बजे वापस आते थे। इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता था। मैं जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती। उसके बाद मैं विशाल के लिए नाश्ता बनाती। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरी सास और मेरे पति भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। मेरे ससुराल में भी मेरे मायके की तरह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी और भाई बहुत अमीर थे। हमारी बहुत बड़ी हवेली थी। उसमें बहुत सारे नौकर चाकर थे। हर काम के लिए अलग अलग नौकर थे। उसके अलावा भी हमारी बहुत ज़मीन जायदाद थी। कहने को तो सब काम नौकर ही करते थे, लेकिन देखभाल तो मालिक को ही करनी होती है। मेरी माँ सारा दिन हवेली की देखभाल करने में थक जाती थी। मैं अपनी माँ को देखकर कहती थी कि माँ, आप मेरी शादी इतनी बड़ी हवेली में मत करना। मुझसे इतनी बड़ी हवेली का काम नहीं संभाला जाएगा। वैसे भी मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी और बहुत नाजुक मिजाज की मालकिन थी। मेरे माता पिता भी जानते थे कि मुझसे ये हवेलियों का काम नहीं संभाला जाएगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देते थे और मुझसे कहते थे, ठीक है बेटी, जैसे तुम चाहो, जहाँ तुम चाहो, हम वहाँ ही तुम्हारी शादी करेंगे। इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो लोग हमारी तरह जागीरदार तो नहीं थे, लेकिन अच्छे खासे अमीर थे। उनके घर में हर चीज़ की रेल पेल थी। जैसा मैं चाहती थी वो रिश्ता बिल्कुल वैसे ही था और वो लोग हमारे शहर के ही रहने वाले थे। मेरे माता पिता को और भाई को वो लड़का बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता वहाँ पर पक्का कर दिया। लेकिन उस लड़के की माँ बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसी वजह से वो लोग चाहते थे कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। इस पर मेरे भाई ने मना कर दिया कि हमारी इकलौती बहन है, हम इसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। हम ऐसे जल्दबाजी में अपनी इकलौती बहन की शादी नहीं कर सकते। लेकिन लड़के ने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती हैं, इसीलिए हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मेरे भाई भी शादी के लिए राज़ी हो गए। हमारी शादी तक मेरी सास की तबीयत भी बेहतर हो गई। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने देखा
कि मेरी सास बहुत पूजा पाठ करने वाली औरत हैं। वो सारी सारी रात भगवान की पूजा करती रहती थी। मुझे लगा कि शायद वो मुझ पर भी ऐसे ही पाबंदियां लगाएंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ अपनी मर्जी की मालकिन थी। मैं जब चाहती सोती और जब चाहती उठ जाती थी। अपनी मर्जी से खाती पीती थी। मेरे पति विशाल भी बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे बाहर खाना खिलाने और घुमाने भी लेकर जाते। हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने देखा कि विशाल अभी भी सो रहे हैं। मैं हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई और उनसे बोली कि माँ जी, हम घर में काम के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। आप सारा दिन काम करके थक जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम नौकरानी रख लेते हैं। वो घर का सारा काम कर दिया करेगी और खाना भी बना देगी। इससे आपको भी आराम मिलेगा और आप रात को आराम से पूरी रात भगवान का पाठ कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली कि बेटा, मुझे तो सारा काम करने की आदत है और ये काम तो कुछ भी नहीं है। मेरे जैसी औरतें तो बड़ी बड़ी हवेलियों का पूरा पूरा काम संभाल लेती हैं। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई और उनसे कहने लगी कि माँ जी, आप भला हवेलियों का काम क्यों करेंगी? आपके पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस पर मेरी सास बोली कि बेटा, मैं एक बहुत बड़ी हवेली में नौकरानी का काम कर चुकी हूँ। पूरी हवेली की साफ सफाई का काम मेरे ही सुपुर्द था। मैं सारा दिन काम में लगी रहती थी। सिर्फ रात को ही आराम करने को मिलता था। अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे पूछा, फिर ये इतना बड़ा घर और कारोबार कहाँ से आया? उन्होंने मुझे बताया कि ये घर तो विशाल के पिताजी का है। उन्होंने मुझसे शादी कर मुझे इतने बड़े घर की रानी बना दिया। उनसे शादी करने से पहले मैं एक हवेली में नौकरानी का काम करती थी। उनकी बातें सुनकर मुझे उनसे नफरत होने लगी और मैं सोचने लगी कि मैं एक नौकरानी के साथ उठती बैठती हूँ, खाती पीती हूँ। मैं इतने बड़े घर की बेटी, ये तो मेरी शान के खिलाफ है। आज तक मैंने किसी भी नौकर को अपनी किसी चीज़ को हाथ लगाने नहीं दिया था। शुरू से ही बहुत सिनकी थी मैं। अगर कोई नौकर मेरी किसी चीज़ को हाथ भी लगा लेता था तो मैं उसे फेंक देती थी। आज मैं एक नौकरानी के साथ बैठी हूँ। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। विशाल के भी जाने का समय हो गया था। वो अपने क्लिनिक चले गए। उनके जाने के बाद माँ जी मेरे लिए दूध लेकर आईं। वो मुझे अपने हाथ से दूध पिलाने लगीं, लेकिन आज उनके हाथ से दूध पीते हुए मुझे घिनसी महसूस हो रही थी। मैं सोच रही थी कि जिन हाथों से ये मुझे दूध पिला रही हैं, उन्हीं हाथों से घर की साफ सफाई करती थीं। पता नहीं अपने हाथ ठीक से साफ करती भी होंगी या नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये काम तो माँ जी बहुत पहले करती थीं। अब तो ये एक बड़े घर की मालकिन हैं और बहुत पूजा पाठ भी करती हैं। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके हाथ से दूध पीने को मेरा दिल नहीं माना। मैंने माँ जी से कहा कि आप दूध का गिलास यहीं पर रख दें, मैं बाद में पी लूँगी। लेकिन वो मुझसे ज़िद करने लगी और बोली कि बेटा, दूध ठंडा हो जाएगा, फिर पीने में मज़ा नहीं आएगा, तुम इसे अभी पी लो। लेकिन मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद बाद में दूध पी लूँगी। ये सुनकर माँ जी मेरे कमरे से चली गईं। उनके जाने के बाद मैंने वो दूध नहीं पिया और मैं सोने के लिए लेट गई। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सोने की कोशिश की, उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आई। तब मेरा शक माँ जी पर गया कि हो सकता है कि माँ जी मुझे दूध में कुछ डालकर पिलाती हों, जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती है। मुझे सुबह में जल्दी भी उठना है, क्योंकि विशाल सुबह 6 बजे ही घर आ जाते थे। उनके लिए नाश्ता बनाना होता था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो दूध गर्म करके पी लेती हूँ। जब मैं दूध गर्म करने के लिए किचन में गई, जाते ही मुझे घर में किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए। मुझे चोरों से बहुत डर लगता था। मैं हल्के हल्के कदमों से बाहर की तरफ गई। अचानक ही डर की वजह से मेरे हाथ से किचन के कुछ बर्तन गिर गए। फिर मुझे किसी के कूदने की आवाज़ आई तो मैं डर की वजह से अपने कमरे में चली गई।
मैंने कमरे में जाकर कमरे को अच्छे तरीके से लॉक कर लिया और मैं सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं रात के किस पहर में मेरी आंख लग गई। सुबह विशाल ने आकर मुझे जगाया। रात को देर से सोने की वजह से मेरा चेहरा सूज गया था। विशाल ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तब मैंने उनको बताया कि कुछ नहीं, रात नींद नहीं आ पाई, इस वजह से आंखें ओझल हो रही हैं। शाम तक ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। मैंने विशाल को नाश्ता कराया। विशाल और मैं आराम करने के लिए लेट गए। दोपहर में जब मेरी आंख खुली तो माँ जी मेरे पास आकर बैठ गईं और रात के बारे में मुझसे पूछने लगी कि मैंने रात दूध पिया था या नहीं, मुझे नींद आराम से आई थी या नहीं। मैंने उनसे कहा कि हाँ माँ जी, आपके जाने के बाद मैंने वो दूध पी लिया था और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सुबह विशाल के आने पर ही मैं उठी। ये सुनकर माँ जी सुकून से हो गईं और मेरे पास से उठकर चली गईं। अब मेरा शक मेरी सास पर गहरा होता जा रहा था। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन मैंने अपनी सास के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। सारा दिन रोज़ की तरह ही रहा। शाम के समय विशाल अपने क्लिनिक चले गए। उनके जाने के बाद माँ जी दूध लेकर मेरे पास आईं और मुझे दूध पिलाने लगी और मुझसे कहने लगी कि तू मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे रोज़ाना अपने हाथ से दूध पिलाती हूँ। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर में खुद पी लूँगी। ये सुनकर माँ जी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, बेटी, लगता है तुम मेरे हाथ से दूध पीना नहीं चाहती। मैंने कहा, माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप मुझे दूध पिला दीजिए। फिर मैंने उनके हाथ से थोड़ा सा दूध पी लिया और बाकी रख दिया। वो खुशी खुशी मेरे कमरे से बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं पूरे तरीके से नहीं सोई थी, हल्की नींद में थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे नींद नहीं आए, लेकिन शायद थोड़ा सा दूध पीने की वजह से मुझ पर बेहोशी तारी हो रही थी। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी मुझे नींद आ गई और सुबह विशाल के आने पर ही मेरी आँख खुली। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर मेरी सास मुझे दूध में नींद की दवाई देती है, जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया कि मैं जानकर ही रहूँगी आखिर ये माजरा क्या है। रात को कोई ना कोई बहाना करके मैं दूध पीने से इनकार कर दूंगी। सारा दिन मैं अपनी सास के साथ रही, लेकिन उन्हें किसी भी बात का एहसास नहीं होने दिया। रात को जब वो मेरे पास दूध लेकर आईं, मैंने उन्हें किसी तरीके से दूध ना पीने के लिए मना लिया। मैंने उनके जाने के बाद दूध फेंक दिया और मैं अपने बिस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे कि मैं सो रही हूँ। कुछ देर के बाद माँ जी मेरे कमरे में आईं, मुझे सोता हुआ देखकर चली गईं। बाद में मैं अपने कमरे से बाहर गई। मैं यूं ही सास के कमरे की तरफ जाने लगी। अचानक मुझे छत पर से कुछ आवाज़ें आईं। मैं उन आवाज़ों को सुनकर डर गई, लेकिन आज मुझे हिम्मत करके सच जानना ही था। मैं छत की तरफ जाने लगी। किसी मर्द की आवाज़ आई। वो मेरी सास से कह रहा था कि तुम सारा दिन काम कर कर के थक जाती होगी, आराम भी कर लिया करो। तुम सारा दिन काम करती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर मेरी सास उनसे कहने लगी, तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, मुझे बस यही चीज़ अच्छी लगती है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरी सारी थकन उतर जाती है। अपनी सास और उस मर्द की ये बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरी सास तो बहुत पूजा पाठ वाली औरत थी, कहती थी कि मैं सारी सारी रात भगवान का पाठ करती हूँ। इनकी असलियत ये है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और यही बातें सोचते सोचते सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली, विशाल आ चुके थे। मैंने और विशाल ने नाश्ता किया। फिर विशाल आराम करने के लिए चले गए और मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। माँ जी, आप जिस हवेली पर काम करती थी, वहाँ से आपने काम क्यों छोड़ दिया? मेरा ये सवाल सुनकर मेरी सास के चेहरे पर उदासी छा गई और वो गहरी सोच में डूब गईं। फिर मुझसे बोली कि बेटी, बड़े लोग छोटे लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं, उनकी इज्जत जिल्लत कुछ नहीं जानते। वो उन्हें ज़मीन के कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। जहाँ मैं काम करती थी,
वहाँ के मालिक का बेटा मुझे गंदी नज़रों से देखता था और मुझसे नाजायज़ रिश्ता बनाने की बातें करता था। जब मैं उससे मना करती, वो मुझे धमकी देता था कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। हवेली के सारे लोग कहीं बाहर गए हुए थे तो उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे ही बदनाम कर देगा। आखिर सच कब तक छुप सकता था। कुछ समय के बाद जब सबको पता चला तो उसने मुझे ही गलत साबित कर दिया और मुझे घर से निकलवा दिया। मैंने सबको सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालिकों के सामने नौकर की भला कौन सुनता है। उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे हाथ पकड़कर अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। मैं उनके सामने बहुत रोई, अपनी सच्चाई बताई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अपनी कहानी सुनाते सुनाते माँ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उनको दिलासा देने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। उनकी आंखों से उनका दर्द झलक रहा था और मुझसे कहने लगी कि बेटी, आज तुमने मेरे दर्द को हल्का कर दिया। मुझे अपनी सास पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि रात जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था। मैं एक अजीब कश्मकश में थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हवेली से निकाल दिया गया था तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उस समय विशाल के पिताजी ने मुझसे शादी की और मुझे सहारा दिया। उनका बहुत बड़ा एहसान है जो उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया। मेरे साथ कोई नहीं था। फिर वो रोते रोते मुझसे पूछने लगी, तुम ही बताओ बेटी, इन सब में मेरा क्या कसूर था। मैं तो वहाँ ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरा तो इन सब में कोई कसूर ही नहीं था। मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा कि मुझे आपकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। जो औरत अपने बुढ़ापे में रात के अंधेरे में एक गैर मर्द से मिल सकती है, उसने पता नहीं अपनी जवानी में कितने मर्दों को घुमाया होगा। उसके बाद मैं माँ जी को उनके कमरे में लेकर चली गई और मैं खुद भी अपने कमरे में आ गई। मैं सोचती रही कि मैं ये सब विशाल को कैसे बताऊंगी। क्या विशाल मेरी बात का भरोसा करेंगे या नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने सब कुछ विशाल को बता दिया कि तुम्हारी माँ रात के अंधेरे में छत पर किसी और मर्द से मिलती है। विशाल मेरी बात आराम से सुनते रहे, लेकिन मेरी बात पूरी होने के बाद ही उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो। मेरी माँ चरित्रहीन औरत है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रख सकता। तुम अपने बाप भाई जैसे शरीफ लोगों में रहो। मैंने विशाल से कहा कि विशाल मेरी बात तो सुनो, लेकिन विशाल मुझ पर गुस्सा करने लगे और चीख कर मुझसे बोले कि निकल जाओ मेरे घर से। विशाल की आवाज़ सुनकर माँ भी वहाँ पर आ गई और विशाल से कहने लगी कि विशाल, ये तुम क्या कर रहे हो। तब विशाल ने उनसे कहा कि माँ, अनीता का कहना है कि आप रात के अंधेरे में किसी मर्द से छुपकर मिलती हैं। आप एक चरित्रहीन औरत हैं। विशाल की माँ ने कहा कि बेटा, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि ये सच कह रही है या झूठ। विशाल ने नहीं में सिर हिलाया और कहने लगा, माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विशाल मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरी हवेली पर छोड़ आए। जब मैं घर के अंदर गई, मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घरवाले बहुत परेशान हुए और मुझसे पूछने लगे कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी और तुम रो क्यों रही हो। विशाल कहाँ है। मैं अपने घर में सबकी लाडली थी। मुझे ऐसा रोता बिलखता हुआ किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए सब लोग मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने अपने घर वालों को और अपने भाई को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगे कि मैं तुम्हारी सास को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आखिर तुम्हारे साथ वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन मैंने अपने भाई को रोक लिया और मैं रोते रोते बेहोश हो गई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अब विशाल मुझे अपने साथ ले जाएंगे। जब मेरे भाई ने यह खबर देने के लिए विशाल को कॉल की तो विशाल ने उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। मेरी तबीयत भी अब कुछ ख़राब रहने लगी थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं सोच रही थी कि कहीं विशाल मुझसे मेरा बच्चा न छीन ले। मैं तो अपने बच्चे के बगैर जीते जी मर जाऊंगी। मेरी ये हालत देखकर मेरे भाई बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अनीता, चलो तुम अपना सामान पैक कर लो,
मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ आता हूँ। तुम अपनी सास से माफ़ी मांग लेना और विशाल से भी माफ़ी मांग लेना। तुम्हें इस समय अपने पति के साथ की बहुत ज़रूरत है। इस बच्चे को भी अपने पिता की ज़रूरत है। मैंने भी सोचा कि आखिर कब तक मैं अपने मायके में रहूँगी। मैंने भी अपने बच्चे की खातिर सोचा कि अपनी सास से माफ़ी मांग लूँगी। जब हम मेरी ससुराल पहुँचे तो रात के खाने का समय हो चुका था। विशाल और मेरी सास खाना खा रहे थे। उनके साथ एक आदमी और बैठा था और वो खूब हंसी मजाक कर रहे थे। जब मैंने आगे बढ़कर गौर से देखा तो मुझे पता चला कि ये तो वही आदमी है जो उस रात मेरी सास के साथ था। मैं ये देखकर हैरान रह गई। विशाल और मेरी सास ने हमें देख लिया था। मेरी सास उठकर आगे आई और मेरे भाई की तरफ देखकर बहुत खुश हुई। मैंने अपने भाई के चेहरे को देखा तो मेरे भाई के चेहरे पर उदासी थी। मेरे भाई मेरे सास से कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे भाई की आवाज़ में एक दर्द था। मेरी सास मेरे भाई को बहुत नफ़रत से देख रही थी और फिर मेरे भाई से कहने लगी कि जागीरदार साहब, क्या लगा था तुम्हें? तुम्हारे पाप का घड़ा कभी नहीं भरेगा। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हर पापी को अपने किए की सज़ा एक ना एक दिन मिलकर ही रहती है। आज तुम्हारी सज़ा का समय आया है। ये सुनकर मेरे भाई कहने लगे कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया और अपने बेटे की शादी मेरी बहन के साथ करवा दी ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। जिस तरीके से मैंने तुम्हें अपने घर से निकाला था, इसी तरह तुमने मेरी बहन को अपने घर से निकालकर अपना बदला पूरा कर लिया। मुझे ये सब सुनकर चक्कर आने लगा और मैंने अपने भाई से कहा कि ये सब आप क्या कह रहे हैं। तब मेरे भाई ने मुझे बताया कि अनीता, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारी सास हमारे यहाँ नौकरी करती थी और मेरा दिल इस पर आ गया था। तब मैंने इससे छुपकर शादी कर ली थी। लेकिन जब सब घर वालों को पता चला तो मैंने उल्टा इस पर ही इल्ज़ाम लगाकर इसको घर से निकलवा दिया और सबके सामने इसको चरित्रहीन साबित कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए इन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। मेरे भाई बहुत रो रहे थे और मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मेरे किए की सज़ा मेरी बहन को मत दो। मेरी बहन माँ बनने वाली है। मैंने जो किया बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे किए की सज़ा मेरी बहन को मत दो। मेरी बहन बहुत नादान है। आज मुझे मेरी सास के चेहरे पर बहुत सुकून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी दिन के लिए ज़िंदा हों। और जो आदमी उनके साथ बैठा था वो असल में विशाल के पिता थे। विशाल ने बताया कि अगर वो अपने पिता के बारे में मुझे बता देते तो मेरे भाई को पता चल जाता। वो मेरी शादी विशाल के साथ नहीं करते। उन्होंने ये सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा ताकि मेरी सास की सच्चाई सबके सामने आ सके और पता चल सके कि मेरी सास एक बहुत ही नेक और शरीफ औरत है। उनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ वो सब मेरे भाई ने ही किया था। उसके बाद विशाल ने मुझसे कहा, अनीता, तुम्हें अपने भाई या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मैंने फ़ौरन कह दिया कि विशाल, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे एक ऐसे भाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता हो, जो औरतों को अपने पैर की जूती समझता हो। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ये सुनकर मेरे भाई मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, अनीता, मुझे माफ़ कर दो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें अपनी बहन नहीं बेटी मानता हूँ। मैं जानती थी कि मेरे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह रखा है। लेकिन मेरे लिए मेरे पति और मेरी सास ज़रूरी थी। मेरे लिए मेरा घर बचाना ज़रूरी था। मेरे पति और मेरी सास एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने अपनी सास से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मेरी सास भी मुझे माफ़ कर चुकी थी। मैंने अपने भाई से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे और वो रोते रोते मेरे घर से चले गए। कुछ समय के बाद हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आ गया। विशाल के पिताजी भी अब हमारे साथ ही रहते थे। अब मैं अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। इंसान को अपने किए की सज़ा इसी जन्म में मिलकर रहती है। जब कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है तो बदले में भगवान उसके साथ भी वही करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।